हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति दिस साइड। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद ज्योति। तो जो EMRS का एग्ज़ाम रिसेंटली हुआ है और EMRS ने बहुत अच्छे से पोपट किया है कैंडिडेट्स का। मुझे तो पर्सनली फील हो रहा है कि भाई पोपट कर दिया उसने। क्या रीजंस हैं, और बहुत ऐसी चीज़ें हुई जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी और हुई, और कुछ चीज़ें अच्छी थी और कुछ चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा वाहियात थी। एक तो एग्जामिनेशन सेंटर आप इतनी दूर डाल रहे हो, ठीक है। EMRS का KVS का मुझे ध्यान है कि 2000 पर कैंडिडेट फीस थी पर एग्जाम। लाइक अगर आपने TGT PGT बोथ आपने फिल किए तो आपको 4000 रुपीज़ गए होंगे उसमें। लेकिन EMRS में अगर बॉयज़ ये वीडियो देख रहे हैं तो बताना कि आपने EMRS में फ़ी कितने की पे करी थी, क्योंकि फीमेल्स के लिए और अदर जो कास्ट थी लाइक SC ST एंड फीमेल्स, उनके लिए आई थिंक 500 फीस थी। मुझे इतना ध्यान नहीं है कि मेल्स की कितनी थी, लेकिन ज़्यादा ही होगी, 500 से ज़्यादा ही होगी। तो आप इतनी अगर फीस चार्ज कर रहे हो किसी कैंडिडेट से, और वो कैंडिडेट ऑब्वियसली बेरोजगार ही है, उसके पास खुद के पैसे नहीं होंगे, ठीक है, हम यही मान के चलते हैं। तो आपकी जो भी कंडक्टिंग बॉडी है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप किसी भी स्कूल को, किसी भी संस्था को ये जिम्मेदारी दे रहे हैं कि वो आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाएगी, तो वो जो संस्था है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो उस लायक होनी चाहिए, ठीक है। आपने ये मतलब आप ऐसा स्कूल चूज़ कर रहे हो जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, या अगर हैं तो सिर्फ नाम नाम की हैं। और एक कैंडिडेट जो जिसका सपना है उस एग्ज़ाम को क्रैक करना, और अगर उसको वहाँ पे वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, आपने वो आपका काम है कि उस चीज़ को स्मूथ बनाना है कैंडिडेट्स के लिए। क्योंकि एक तो सेंटर आप इतनी दूर दे देते हो कि कैंडिडेट्स के लिए वहाँ तक पहुँचना ही बहुत मुश्किल था। मतलब इतना हसल करके वो वहाँ पे पहुँचे हैं, गर्मी का टाइम है, ठीक है। हम कोई वॉर लड़ने नहीं जा रहे हैं कि हम ये सोचे कि नहीं कुछ भी हो हम जैसे जैसे जाएंगे। भाई वहाँ जाके हमें एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम देने तक एक कैंडिडेट एटलीस्ट उस हालत में तो हो कि वो फ्रेश माइंड से एग्ज़ाम दे दे। मैं मानती हूँ सारी चीज़ें फेवरेबल नहीं होती, बहुत सारे कैंडिडेट के बहुत पास में भी होगा वो सेंटर, बहुत सारों के लिए बहुत दूर भी होगा। लेकिन वो डिस्टेंस, चलो कोई बात नहीं, डिस्टेंस सबके लिए पास दूर नहीं हो सकता, किसी के पास है तो बहुत सारे लोगों के दूर होगा। बहुत बात यह है कि जो आपने संस्था को चूज किया है, जो स्कूल को आपने चूज किया है, एटलीस्ट वो तो एलिजिबल हो ना प्रॉपर तरीके से उसको कंडक्ट करवाने के लिए। मैं स्कूल का नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहती, बट मेरा सेंटर आया था दिल्ली ईस्ट में, शादरा में एक स्कूल है। तो उस स्कूल में मैंने जो एंट्री ली थी आई थिंक अराउंड 150 550 या 2 के अराउंड, ठीक है। 155 52 2 PM के अराउंड मैंने एंट्री लेना स्टार्ट कर दी थी। और उस टाइम इतनी लंबी लाइन थी, वहाँ पे कोई ऐसा खास चेकिंग नहीं हो रही थी, ठीक है। बस मोड कि वो जो वहाँ पे इन्विजिलेटर्स थे वो खुद उस टाइम पैनिक में थे क्योंकि कैंडिडेट्स इतने ज़्यादा थे। अब पता नहीं उन्होंने एंट्री लेट स्टार्ट करी या क्या रीज़न था, आई डोंट नो, क्योंकि मैं जब पहुंची एंट्री स्टार्ट हो रखी थी, मैं लाइन में लग गई। बहुत लंबी लाइन थी, और मुझे ऐसा लग रहा था जितनी लंबी लाइन थी उसको देखते हुए कि काफ़ी कैंडिडेट्स जो है वो लास्ट तक ही आ पाए होंगे। लाइक बोला हुआ है वैसे तो कि 2:30 तक आपकी एंट्री है, जितना भी जो भी आपका शिफ्ट का टाइम है उससे 1 मिनट पहले भी अगर आप पहुंच रहे हो तो एंट्री दी जाएगी। लेकिन वो अगर कैंडिडेट की गलती से हो रहा है तो कैंडिडेट भुगत लेगा कि कोई बात नहीं यार, मेरी गलती थी, मैं टाइम से नहीं पहुंच पाया। लेकिन आप टाइम से पहुंचे हो, आप लाइन में लगे हुए हो, और वहां पहुंचने के बाद भी आप 15-20 मिनट लाइन में खड़े हो, उसके बाद आपकी लेट एंट्री हो रही है। शायद हो सकता है सबको टाइम पे एंट्री दे दी हो, लेकिन आप प्रॉपर आप चेकिंग नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। और उसके बाद अंदर गए। ऑल दो एग्जाम देखो, PGT कॉमर्स का एग्जाम इतना इजी आया था कि मैंने खुद 1 घंटे पहले पेपर क्लोज कर दिया था, और मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं तो आराम से 1 घंटा सोई हूँ। इवन ऐसी आफत हो गई थी कि कब खत्म होगा, कब मैं घर पहुंचूं। तो कई बार सर्कमस्टांसेस आपके अगेंस्ट जब होती हैं तो फिर हर तरीके से ही होती हैं। तो ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ हुआ होगा कि गर्मी का टाइम है और बहुत सारी चीज़ें, हम सुबह निकले थे घर से और फिर शाम को रात में 9 9:30 या 10 ही बज गए थे घर पहुंचते पहुंचते, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अंदर गए तो वहाँ पे जो बेंचेस थे, मतलब आप डिस्क्रिप्टिव लिखने जा रहे हो और वहाँ पे बेंचेस इतने खस्ता हालत में थे। लाइक बेंचेस बहुत जो पुरानी वुड होती है उसके बेंचेस थे। मैंने तो शायद मेरे टाइम पे भी कभी मैंने, मतलब मैं भी KV स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, लेकिन मैंने कभी भी ऐसे हालत में स्कूल्स में जो वो बेंचेस है नहीं देखे, ठीक है। और इतनी गंदी हालत के बेंचेस थे पूरे, जो ऊपर का जो वुड था वो पूरा ऐसे जैसे बच्चे कर देते हैं ना उसमें, उससे डिवाइडर से या किसी भी चीज़ से उसमें जैसे उसको इनग्रेव कर देते हैं, कोई भी चीज़ को डिज़ाइन बना देते हैं, तो ऐसा पूरा हालत थी। चलो ओवरऑल डिस्क्रिप्टिव लिखने में दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मैनेज करके कर लिया। लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्टिव कर रहे हो, आप लिखवा रहे हो कोई एग्जाम, तो एटलीस्ट स्टेबल हो चीज़ें, या फिर आप नोट पर अलाउड करो कैंडिडेट्स को। हर कोई मैनेज नहीं कर पाता, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जिनका फर्स्ट टाइम एग्जाम होगा, बच्चा तो वहाँ जाके परेशान हो गया होगा, उसको देखते एकदम से नेगेटिव कि मैं कैसे एग्जाम लिखूंगा। तो एटलीस्ट आप अगर इतना पैसा चार्ज कर रहे हो तो ये कंडक्टिंग जो भी बॉडी है उनको
इस चीज़ का मेक श्योर करना चाहिए कि एटलीस्ट कैंडिडेट से आपने पैसा लिया है तो आप उसको फैसिलिटीज प्रॉपर प्रोवाइड करो, ठीक है। ऑल दो स्टाफ वगैरह सब ठीक था, कोई वैसे नहीं था, लेकिन जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है जो कैंडिडेट के लिए मस्ट है वो होनी ज़्यादा ज़रूरी थी आई गेस, ठीक है। उसके अलावा एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो पेपर जो है वो कॉमर्स का बहुत अच्छा आया था, बहुत ईजी आया था। तो अब जिनका बहुत अच्छा हो गया वो ज़्यादा खुश मत होना, और जिनका खराब हुआ इतना इजी आने के बाद भी वो अभी भी दुखी मत होना। क्यों? इसके पीछे मैं रीज़न आपको बता देती हूँ ऐसा क्यों है। देखो, जो पेपर आया था, जब पेपर बहुत इजी आता है ना तो उसमें ऐसा होता है कि जो बच्चा लास्ट टाइम पे बस ऐसे देख के गया था ना, पन्ने पलट के गया था कि अच्छे चलो दे आते हैं, उन बच्चों के भी आगे आने के चांसेस हो जाते हैं। तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो ना तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पेपर आपके लिए, कि पेपर टफ आए। सीरियस कैंडिडेट या जो पढ़ने वाला कैंडिडेट है उसके फेवर में चीज़ें तभी जाती हैं जब पेपर टफ आता है, क्योंकि जो हल्के पेपर आते हैं ना उसमें भीड़ सब आगे चली जाती है। अगर वहाँ पे ज़रा सी भी आपसे गलती हो गई आप बाहर हो सकते हो, और ज़रा सा भी किसी तुक्के मारने वाले ने ज़रा सा भी उसका तुक्का लग गया, क्योंकि वो तो मस्ती में गया है, तुक्का भी लग गया थोड़ा बहुत भी, तो वो रेस में आगे निकल जाएगा। तो जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ था, मैं कहूँगी कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। मैं इस चीज़ पे प्रिडिक्शन नहीं लगाने वाली कितनी जाएगी कितनी नहीं, क्योंकि सब चीज़ें ना ये प्रिडिक्शंस फेल हो जाती हैं। और करेंगे, अगर प्रिडिक्शन करनी भी पड़ी तो थोड़ा सा कुछ सर्च करके, इस बारे में रिसर्च करके उसके बाद में बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन पेपर का जो लेवल था वो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, और मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस लेवल का पेपर आएगा। आई थिंक किसी ने भी नहीं एक्सपेक्ट किया होगा, क्योंकि जो टीयर 1 का लेवल आया था उस हिसाब से एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है कि यार टीयर 1 ऐसा आया था, या हमने जो PYQ देखे थे तो उस हिसाब से पेपर का लेवल अच्छा आएगा। इवन EMRS के जो PYQ थे वो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के सेट किए हुए थे, लेकिन ये वाला पेपर बहुत हल्का था। तो जिनका बहुत अच्छा हुआ है पेपर वो देखो खुशी की बात है, लेकिन ये मत सोचना कि बस हो ही जाएगा, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई है और एक सीट के लिए सिर्फ 3 बच्चों को बुलाया जाएगा, और उसमें भी अगर DV में कुछ प्रॉब्लम हुई तो हो सकता है आपको बाहर कर दिया जाए। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, पर मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ इतने भी खुश मत हो जाना कि अगर आपके आसपास कोई और अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो उसको आप ग्रैब ही ना करो, कि आप सोचो नहीं मेरा तो ये हमारे से हो गया, अरे मजे करेंगे, और कोई फॉर्म निकल रहा है आप फील ही ना कर रहे हो। तो ऐसी गलती मत करना। खुश होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस खुशी में आंखें बंद मत कर लेना, आंखें खोल के रखना। कोई और आपके स्टेट में या नियर बाय कोई भी वैकेंसी निकल रही है उसको फिल कर देना। जिन बच्चों का पेपर अभी भी अच्छा नहीं हुआ, या जिनको लग रहा है या जिनको ये फील हो रहा है कि अच्छा भले ही हो गया, लेकिन सेम थिंग क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है तो हो सकता है बाहर हो भी जाए, ठीक है। तो आप लोग के लिए भी मैं बता देती हूँ कि करना क्या है। आप लोगों को जो भी वैकेंसीज आने वाली हैं उनका ध्यान रखना है। और अगर आप हरियाणा के हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि अभी आपका एस्टेट जो है वो पेंडिंग है। वो आई थिंक मई, जून, जुलाई, इन 3 मंथ्स में से कभी भी हो सकता है एस्टेट, और कुछ दिनों में मैं बता दूंगी एक्सपेक्टेड एग्जैक्टली कौन से मंथ में होने वाला है, क्योंकि अभी तक मैं उस पर ध्यान नहीं दे रही थी, ठीक है। तो आप एस्टेट की प्रिपरेशन करो अगर आपका एस्टेट क्लियर नहीं है तो। और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बार का एस्टेट, बिकॉज इस ईयर एंड तक आपकी HPSC की आपको वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। तो कल को आपको ये अफसोस ना हो कि यार एक और वैकेंसी थी और हम उसको ग्रैब नहीं कर पाए, क्योंकि आपका बेसिक एलिजिबिलिटी ही क्लियर नहीं हो पाई है आपकी। तो पहली चीज़ इस पर ध्यान देनी है। दूसरी चीज़, जो बच्चों का अगर नेट क्लियर नहीं है तो वो आप नेट आपका जून में, हर साल यही होता है, जून और दिसंबर में होता है। तो इस बार भी एक्सपेक्टेशन है कि अभी तक वैसे फॉर्म नहीं निकले, लेकिन जून में होने के चांसेस है। तो आप उस हिसाब से अपना टारगेट सेट कर लो। 2-3 दिन आप रिलैक्स करो, जिनका अगर KVS का एग्जाम नहीं है तो रिलैक्स करो, थोड़ा घूमो फिरो इधर उधर, मस्त चिल करो, माइंड फ्रेश करो, दोबारा से अपना शेड्यूल बना लो। फ्री नहीं बैठना, मतलब आप ये ठान के चलो कि यार 2026 में ना हमें आज नौकरी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, लेकिन खत्म होने से पहले हमें नौकरी हाथ में लेनी है, ठीक है। तो डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है और ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, और अपने 2-4 दिन में चिल करो और अपना एक नया शेड्यूल बनाओ, ठीक है। और जल्दी ही मैं एस्टेट के बारे में क्लासेस लगाऊंगी, आप लोग बता देना, ठीक है। क्योंकि मेरा जो स्ट्रेटेजी थी वो एस्टेट और नेट, वो दोनों ही मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था, विद जॉब, विद किड एंड विद हाउस होल्ड, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उनको निभाते हुए। तो बहुत बड़ा हुआ भी नहीं है। मैं नेट दूंगी इस बार दोबारा, बट फॉर JRF, ठीक है। तो मैं भी उसकी प्रिपरेशन करूंगी। तो उसके लिए मैं टेलीग्राम चैनल पे पोल डाल दूंगी। अगर आपको पर्टिकुलर कोई क्लास चाहिए तो कॉमर्स के लिए मैं दे सकती हूँ, मैं CDP की क्लास लगा सकती हूँ, और मैं कॉमर्स की PYQ करवा सकती हूँ अपने सब्जेक्ट में, तो इतना मैं कर सकती हूँ। और इसके अलावा जो भी मेरे शॉर्ट नोट्स हैं वो मैं आप लोगों को एक प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में शेयर कर सकती हूँ। तो उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, और जिस भी तरीके की हेल्प चाहिए होगी नोट्स वगैरह की वो आप मेरे को मेंशन कर देना। जो मैं अवेलेबल करवा पाऊंगी अपने बिहाफ पे वो मैं पूरी कोशिश करूंगी आप लोगों को अवेलेबल करवाने की। बाकी एस्टेट और नेट अगर तरीके से किया जाए तो आप
जितना भी अभी टाइम है, महीना 2 महीना, उसमें आप आराम से निकाल सकते हो अगर स्ट्रैटेजी अगर आपकी प्रॉपर है तो उसके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। लेकिन कमेंट कर देना अगर आप लोग चाहोगे तो उसके बारे में डिटेल वीडियो मैं बना दूंगी। और लगते हैं और अपना नेक्स्ट टारगेट सेट करते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।